कहानी की शुरुआत में हमें बहुत ही तूफानी रात को दिखाया जाता है, जहां माइक नाम का एक आदमी अपनी कार से बाहर निकलता है। वो पूरी तरह बारिश में भीगा हुआ एक मोटल की तरफ तेजी से भागता है। दरअसल माइक एक हॉरर बुक राइटर है जो ऐसी अलग अलग जगहों पर जाता है जहां भूत प्रेत होने का दावा किया जाता है। वो इन डरावनी जगहों पर रुकता है और फिर उन पर अपनी किताब के लिए एक समरी लिखता है ताकि लोग उसे आसानी से पढ़ सकें। मोटल के अंदर आकर वो ओनर से सबसे डरावने और भूतिया कमरे के बारे में पूछता है। पहले तो ओनर थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर वो उसे रूम नंबर 14 की चाबी दे देता है। माइक जल्दी से चाबी लेता है और अपने कमरे में चला जाता है, जहां उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि वो उन भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। कुछ ही देर बाद माइक अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से कमरे में कुछ अजीब या पैरानॉर्मल एक्टिविटी पता लगाने की कोशिश करता है। हालांकि जब उसे वहाँ कुछ भी अजीब नहीं मिलता तो वो बोर होकर आराम से सो जाता है। अगली सुबह वो जल्दी उठता है और वहाँ से निकलकर एक बुक स्टोर पर अपनी बुक साइनिंग इवेंट के लिए जाता है। वहाँ कुछ लोग मौजूद होते हैं और माइक उनसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में खुलकर बात करता है। माइक सबको बताता है कि वो भूत प्रेत में यकीन नहीं करता और ये सब सिर्फ लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। बुक इवेंट खत्म होने के बाद माइक वापस अपने लॉस एंजलिस वाले घर लौट आता है और सर्फिंग का मजा लेने के लिए बीच पर जाता है। वो लहरों पर सर्फिंग कर ही रहा होता है कि तभी उसके ऊपर से एक हेलीकॉप्टर एक बैनर के साथ गुजरता है। माइक उस बैनर को पढ़ने की कोशिश करता है, पर अचानक एक बहुत बड़ी लहर आती है और उसे अपने साथ बहा ले जाती है। माइक समंदर के पानी में बुरी तरह डूबने लगता है, लेकिन वो किसी तरह अपनी जान बचाकर किनारे पर पहुंच जाता है। इसके बाद वो एक पोस्ट ऑफिस जाता है और अपना मेल चेक करता है, जहां उसकी नजर अचानक एक अजीब से पोस्ट कार्ड पर पड़ती है। इस पोस्ट कार्ड पर एक डॉल्फिन होटल का नाम लिखा होता है और उसके पीछे वार्निंग लिखी होती है कि रूम नंबर 1408 में मत जाना। माइक इस सच्ची मैसेज से बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाता है और वो डॉल्फिन होटल को फोन मिलाकर रूम नंबर 1408 के बारे में डिटेल्स मांगता है। हालांकि रिसेप्शनिस्ट उसे बताता है कि ये कमरा किसी भी डेट पर अवेलेबल नहीं है और वो उसे कोई और कमरा बुक करने का मशवरा देता है। लेकिन माइक इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसलिए वो इंटरनेट पर डॉल्फिन होटल के रूम नंबर 1408 के बारे में रिसर्च करना शुरू करता है। हैरानी की बात यह होती है कि माइक को वहाँ पता चलता है कि उस कमरे में काफी लोगों ने अपनी जान ले ली थी, इसीलिए उसे सालों से बंद रखा गया है। अगले दिन माइक अपने पब्लिशर सैम से इस होटल के बारे में बात करता है और सैम उसे कानून के बारे में बताता है। सैम कहता है कि अगर होटल कोई खाली कमरा देने से इनकार करता है तो कानून के मुताबिक वो उन पर मुकदमा कर सकता है। यानी कि माइक को एक रास्ता मिल गया। वो सीधा न्यूयॉर्क पहुंचकर एक टैक्सी लेता है और डॉल्फिन होटल के अंदर दाखिल होता है। वो पूरी जगह का अच्छी तरह से जायजा लेता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी डरावना या अजीब नहीं लगता। कुछ देर बाद रिसेप्शन पर एक औरत उसकी डिटेल्स लिखती है, पर जैसे ही माइक रूम नंबर 1408 का नाम लेता है वो औरत पूरी तरह चौंक जाती है। वो औरत उसे मैनेजर जेरार्ड के ऑफिस भेज देती है, जहां जेरार्ड उसे पूछता है कि वो उस कमरे में आखिर कितनी देर रुकना चाहता है। माइक उसे जवाब देता है कि वो पूरी रात वहां रुकना चाहता है, लेकिन जेरार्ड उसे सीरियसली बताता है कि वहां आज तक कोई भी 1 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं बचा है। जेरार्ड ये भी बताता है कि अब तक लगभग 56 लोग उस कमरे में अपनी जान गंवा चुके हैं और अजीब मौत मरे हैं। अब इसके बाद जेरार्ड माइक को अपनी एक पर्सनल डायरी देता है जिसमें उन सभी मरने वालों की डिटेल्स होती है, पर वो उसे वहाँ जाने से रोकता है। हालांकि माइक इतनी आसानी से पीछे हटने को तैयार नहीं होता। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे ये अपनी नई किताब के लिए एक बेहतरीन स्टोरी लगती है। माइक जिद करता है कि वो तब तक वहाँ से नहीं जाएगा जब तक उसे उसकी मर्जी का कमरा नहीं मिल जाता। आखिरकार जेरार्ड हिचकिचाते हुए उसे रूम नंबर 1408 की चाबी दे देता है और फिर वो दोनों एलिवेटर से 14th फ्लोर की तरफ जाते हैं। जैसे ही एलिवेटर की बेल बजती है जेरार्ड वहीं रुक जाता है और माइक अकेला उस लंबे और खामोश कॉरिडोर में आगे बढ़ता है। माइक जेरार्ड की दी हुई डायरी पढ़ते हुए आगे जाता है, जहाँ पहले तो सब कुछ नॉर्मल लगता है क्योंकि उसे वहाँ एक मेड काम करती हुई दिखती है, लेकिन वहाँ का अजीब सा खामोश माहौल उसे अंदर से बेचैन करने लगता है। फिर वो रूम नंबर 1408 के सामने खड़ा होता है और दरवाजा खोलता है। वो कमरे की लाइट्स ऑन करता है और दरवाजा बंद करके अपना टैप रिकॉर्डर निकालता है ताकि अपनी आवाज और ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कर सके। माइक पूरे कमरे में घूमकर वहाँ की हर एक छोटी डिटेल को रिकॉर्ड करता है और कहता है कि ये कमरा उसकी उम्मीद से भी ज्यादा बोरिंग है। तभी अचानक कमरे के रेडियो पर एक अजीब सा गाना बजने लगता है, जिससे वो बुरी तरह चौंक जाता है। जब माइक पीछे मुड़कर देखता है तो उसे बेड के तकिए पर 2 चॉकलेट्स रखी हुई मिलती हैं और वो बेफिक्री से उनमें से एक खा लेता है। तब उसे अचानक कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और उसे शक होता है कि शायद इस कमरे में उसके अलावा कोई और भी छुपा हुआ है। रेडियो का म्यूजिक बंद करने के बाद माइक बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है, ये सोचकर कि आखिरकार उसे अपनी किताब में लिखने के लिए कुछ नया मिल गया है। वो अभी भी इस रियलिटी को समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि होटल का स्टाफ बस उसे जानबूझकर डराने की कोशिश कर रहा है। कुछ ही देर बाद कमरा अपने आप ही बहुत ज्यादा गर्म होने लगता है। वो
थर्मोस्टेट को नीचे करने की कोशिश करता है पर गर्मी और बढ़ती जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इनसे बहुत सारे व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। जब कमरे की गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो माइक होटल ऑपरेटर को फोन करके एक मैकेनिक को बुलाने के लिए कहता है। फोन रखने के बाद वो अपनी यूवी लाइट निकालकर कमरे की वॉल्स चेक करता है और हैरानी की बात ये होती है कि उसे वहाँ हर तरफ खून के पुराने निशानात मिलते हैं। जल्दी एक मैकेनिक दरवाजा खटखटाता है और माइक उसे अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन मैकेनिक अंदर आने से साफ साफ इनकार कर देता है। मैकेनिक डरते हुए कहता है कि उसे अपनी जान प्यारी है। इसके बजाय वो माइक को बाहर से थर्मोस्टेट ठीक करने का तरीका बताता है। माइक उसकी बात मानकर टेम्परेचर को नॉर्मल करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जब वो मैकेनिक को शुक्रिया कहने के लिए पीछे मुड़ता है तो वहाँ कोई नहीं होता। अचानक रेडियो फिर से ऑन हो जाता है और वही गाना बहुत जोर जोर से बजने लगता है। साथ ही रेडियो की डिजिटल घड़ी पर 60 मिनट का एक टाइमर सेट हो जाता है। एक बहुत ही चुभने वाली आवाज कमरे में गूंजने लगती है, जिसे माइक कुछ देर के लिए अपनी सुनने की ताकत पूरी तरह खो बैठता है। वो बुरी तरह घबराकर खिड़की से बाहर देखता है जहां सड़क पर बहुत ट्रैफिक होता है, पर उसे चुभने वाली आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। तभी अचानक खिड़की जोर से अपने आप ही बंद हो जाती है, जिसके नीचे माइक का हाथ बुरी तरह कुचल जाता है और उसे बहुत दर्द होता है। दर्द से तड़पते हुए माइक अपने जख्मी हाथ को धोने के लिए बाथरूम में जाता है, लेकिन वहाँ टैप का पानी अचानक खुलते हुए गर्म पानी में बदल जाता है। माइक अपने हाथ पर पट्टी बांध रहा होता है कि वही मनहूस गाना दोबारा बजने लगता है। गुस्से में आकर वो रेडियो का प्लग ही निकाल देता है, लेकिन बिना पावर के भी वो 60 मिनट का टाइमर चल रहा होता है। अब इसके बाद माइक को आखिरकार एहसास होता है कि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। वो जल्दी से अपना सारा सामान जमा करता है और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर उसकी किस्मत खराब होती है। कमरे की चाबी दरवाजे के लॉक में ही टूट जाती है और दरवाजे का हैंडल भी अचानक टूटकर नीचे गिर जाता है। डरा हुआ माइक दरवाजे को जोर जोर से लाते मारकर खोलने की कोशिश करता है, पर इस मजबूत दरवाजे पर उसकी किसी कोशिश का कोई असर नहीं होता। फिर वो मदद के लिए चिल्लाते हुए खिड़की की तरफ भागता है और सामने वाली बिल्डिंग में एक आदमी को खड़ा हुआ देखता है। माइक उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए जोर से चिल्लाता है, लेकिन जल्दी उसे एहसास होता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी ही परछाई है। तभी एक बहुत ही डरावना और अजीब सा शख्स एक चाकू लेकर उसकी परछाई के पीछे आता है और उसे बेरहमी से मार डालता है। जब माइक डर के मारे पीछे मुड़ता है तो वो उसी डरावने शख्स को अपने ठीक पीछे खड़ा हुआ देखता है और खौफ से जमीन पर गिर जाता है। वो अपनी आंखें बंद करके मौत का इंतजार करता है, लेकिन जब वो आंखें खोलता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता, जिससे वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो इन अजीब हादसों का लॉजिक ढूंढने की कोशिश करता है और सोचता है कि शायद मैनेजर की दी हुई शराब या उस चॉकलेट में कोई नशा मिला हुआ था। अचानक कमरे का टीवी अपने आप ही ऑन हो जाता है और उसपे माइक और उसकी फैमिली का एक पुराना होम वीडियो चलने लगता है। इस वीडियो में वो अपनी एक्स वाइफ लिली और अपनी प्यारी बेटी केटी के साथ खेलता हुआ नजर आता है, जिसे देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाता है। अब जैसे ही वो टीवी के करीब जाता है तब स्क्रीन अचानक बंद हो जाती है और फिर से पड़ोस के कमरे से एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। माइक सोचता है कि वहाँ कोई औरत अपने बच्चे के साथ होगी, इसलिए वो मदद मांगने के लिए दीवार पर जोर जोर से मुक्के मारता है, लेकिन इसका नतीजा और भी बुरा निकलता है क्योंकि बच्चे के रोने की आवाज इतनी तेज हो जाती है कि माइक के कान फटने लगते हैं। घबराहट में वो एक भारी कुर्सी उठाकर दीवार पर फेंक कर मारता है, जिससे आखिरकार वो आवाज बंद हो जाती है, पर तभी दीवार की दरार से खून टपकने लगता है। अगले दिन माइक कमरे के दरवाजे के पास लगे फ्लोर मैप को देखता है और प्लान बनाता है कि वो खिड़की से निकलकर पड़ोस के कमरे में चला जाएगा क्योंकि दरवाजा पूरी तरह जाम हो चुका है। वो आहिस्ता आहिस्ता खिड़की से बाहर निकलता है और बिल्डिंग के पतले किनारे पर चलने लगता है। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है तब उसे एक बहुत ही डरावना सच पता चलता है कि इस पूरी बिल्डिंग में 1408 के अलावा और कोई कमरा मौजूद ही नहीं है। खौफ के मारे वो अपना रास्ता बदलता है और वापस अपने कमरे की तरफ मुड़ता है, पर रास्ते में उसे एक डरावनी औरत की आत्मा दिखाई देती है। इस अचानक हमले से वो बिल्डिंग से गिरने वाला होता है, पर किसी तरह वो खुद को बचाकर वापस अपने कमरे की खिड़की से अंदर कूद जाता है। खिड़की उसके अंदर आते ही जोर से बंद हो जाती है और जब माइक वापस उस फ्लोर मैप को देखता है तो वो पूरी तरह बदल चुका होता है। अब उस मैप पर सिर्फ एक ही कमरा नजर आ रहा होता है और बाकी पूरा होटल अंधेरे में गायब हो चुका है। हैरानी की बात ये होती है कि कमरे का दरवाजा और खिड़कियां अब कंक्रीट की मजबूत दीवारों में बदल चुकी होती हैं, जहाँ से निकलने का कोई
कोई रास्ता नहीं बचा। माइक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो अपनी दिमागी हालत चेक करने के लिए अपने टैप रिकॉर्डर की पहली रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनता है। लेकिन रिकॉर्डिंग सुनने के बाद उसे यकीन हो जाता है कि वो कोई वहम नहीं देख रहा, बल्कि ये कमरा वाकई में एक शैतानी और भूतिया जगह है। उलझन और परेशानी में माइक अपने बैग से अपना लैपटॉप निकालता है और वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करके अपनी एक्स वाइफ लिली को वीडियो कॉल करता है। वो रोते हुए से बताता है कि वो एक अजीब और खतरनाक जगह में फंस गया है और उसे जल्दी से डॉल्फिन होटल के रूम 1408 में पुलिस भेजने को कहता है। लेकिन जैसे ही वो उसे डिटेल्स दे रहा होता है, तभी अचानक कमरे के फायर स्प्रिंकलर्स ऑन हो जाते हैं और पूरे कमरे में पानी भरने लगता है। इस पानी की वजह से उसका लैपटॉप और कमरे की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी तरह शॉर्ट सर्किट होकर खराब हो जाती हैं, जिससे उसका आखिरी सहारा भी टूट जाता है। पानी बंद होने के बाद कमरे का टेम्परेचर अचानक इतना गिर जाता है कि वहां बर्फ जमने लगती है और माइक बुरी तरह ठंड से कांपने लगता है। वो खुद को गर्म रखने के लिए कमरे में अलग अलग चीजों को आग लगाने की कोशिश करता है ताकि वो जिंदा रह सके। कुछ देर बाद जब माइक ठंड से मरने वाला होता है, तभी अचानक उसका खराब लैपटॉप अपने आप ही ठीक हो जाता है और उस पर लिली की कॉल आती है। लिली बताती कि पुलिस रूम नंबर 1408 में पहुंच चुकी है, पर उनके मुताबिक वहां पर कोई नहीं है और कमरा बिल्कुल खाली पड़ा है। तभी लैपटॉप की स्क्रीन में ग्लिच आता है और एक नकली माइक स्क्रीन पर आकर लिली से बात करने लगता है और उसे रूम नंबर 1408 में आने को कहता है। असली माइक अपनी बीवी को वहां आने से रोकने के लिए जोर जोर से चिल्लाता है, पर उसकी आवाज लैपटॉप के उस पार नहीं जा पाती। अचानक पूरा कमरा बुरी तरह हिलने लगता है, दीवारों में दरारें पड़ने लगती हैं और एक पेंटिंग के अंदर से समंदर का पानी कमरे में भरने लगता है। माइक उस पानी में डूब रहा होता है और अपनी जान बचाने के लिए आखिरी सांसें ले रहा होता है, पर अचानक उसे अपने ऊपर एक रोशनी नजर आती है। वो उस रोशनी की तरफ तैरता है और जैसे ही वो पानी से बाहर निकलता है, वो हैरान होकर खुद को वापस उसी लॉस एंजलिस के बीच पर पाता है। वहां से वही हेलीकॉप्टर दोबारा गुजरता है, लेकिन इस बार उस बैनर पर लिखा होता है बेहतरीन लाइफ इंश्योरेंस के लिए X1408 पर कॉल करें। जब माइक की आंखें खुलती हैं, तो वो खुद को लॉस एंजलिस के एक हॉस्पिटल में पाता है, जहां उसकी बीवी लिली उसके पास बैठी उसे तसल्ली दे रही होती है। कुछ दिन गुजरते हैं और माइक लिली के साथ एक नॉर्मल और खुशहाल जिंदगी शुरू कर देता है। उन्होंने अपने रिश्ते को एक और मौका देने का फैसला कर लिया होता है। लेकिन एक दिन जब वो अपनी नई किताब मेल करने के लिए पोस्ट ऑफिस जाता है, तो काउंटर पर बैठा आदमी उसे कहता है कि आज सर्विस बंद है। माइक उस आदमी का चेहरा गौर से देखता है तो वो बुरी तरह चौंक जाता है, क्योंकि वो डॉल्फिन होटल का वही बेल बॉय होता है। अचानक पोस्ट ऑफिस की दीवारें गिरने लगती हैं और वहां के लोग सब कुछ तोड़ने लगते हैं और एक सेकंड में माइक वापस उसी रूम 1408 में खड़ा होता है। अब उसे समझ आता है कि पिछला पूरा हफ्ता उसका हॉस्पिटल जाना और लिली से मिलना सब कुछ इस कमरे का दिखाया हुआ एक झूठा सपना था। हालत और भी खराब हो चुकी होती है, क्योंकि अब कमरा आग और पानी से पूरी तरह तबाह और बर्बाद लग रहा होता है। जब माइक बेबसी में चिल्लाता है, तो अचानक दीवार के पीछे से उसकी छोटी बेटी केटी निकल कर आती है और उसे डैडी कहकर मदद मांगती है। माइक जानता है कि ये कमरा उसकी जज्बात के साथ खेल रहा है, पर वो अपने बाप होने की ममता को रोक नहीं पाता और उसे गले लगा लेता है। यहाँ में पता चलता है कि केटी की कुछ साल पहले कैंसर से दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसकी वजह से माइक और लिली का रिश्ता टूट गया था। माइक रोते हुए केटी से कहता है कि अब हम हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन तभी वो छोटी बच्ची उसकी बाहों में दोबारा दम तोड़ देती है। माइक आसमान की तरफ देखकर चीखता है कि तुम मेरी बेटी को मुझसे 2 बार नहीं छीन सकते, और तभी केटी का जिस्म राख में बदल जाता है। माइक बिल्कुल पागल हो जाता है और वहां पर पड़ी हर चीज को उठाकर तोड़ने और फेंकने लगता है, जबकि रेडियो पर वही गाना लगातार बज रहा होता है, जिस पर हम देखते हैं कि रेडियो पर लगा 60 मिनट का टाइमर आखिरकार 0 पर पहुंचने वाला है। और जैसे ही 0 होता है, कमरे में एक रोशनी होती है। अगले दिन माइक देखता है कि कमरा वापस बिल्कुल नया और साफ सुथरा हो चुका है और घड़ी पर दोबारा 60 मिनट का टाइमर स्टार्ट हो गया है, यानी कि माइक अब मौत के ऐसे लूप में फंस चुका है जो कभी खत्म नहीं होगा। तभी अचानक कमरे का टेलीफोन बजने लगता है। माइक फोन उठाकर चिल्लाता है कि तुम आखिरकार मुझे मार क्यों नहीं देते। ऑपरेटर उसे कहता है कि तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो उस घंटे को बार बार जियो या फिर खुद को खत्म कर दो। उसी वक्त माइक को अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर अपनी और कैट की कब्र दिखाई देती है और उसे समझ आता है कि ये कमरा सबको साइड करने पर मजबूर करता है। ऑपरेटर उसे पूछता है कि क्या वो चेकआउट करने के लिए तैयार है। माइक थोड़ी देर सोचता है और इनकार कर देता है। इसके जवाब में ऑपरेटर हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी बीवी लिली बहुत जल्द इस कमरे में आने वाली है। ये कहकर वो फोन काट देता है। ये सुनकर माइक बुरी तरह परेशान हो जाता है और अपनी बीवी को बचाने के लिए इस कमरे को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला कर लेता है। वो मैनेजर की दी हुई दारू की बोतल उठाता है और उसके कपड़े से एक मोलोटोव कॉकटेल बनाता है। वो उसे आग लगाता है और जोर से दीवार पर फेंक देता है, जिससे पूरे कमरे में भयानक आग भड़क उठती है और फायर अलार्म बजने लगता है। बाहर लिली होटल पहुंच चुकी
होती है और पुलिस को बताती है कि उसका हस्बैंड 14th फ्लोर पर रूम नंबर 1408 में मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ माइक आग के बीचों बीच आराम से बैठकर सिगरेट पी रहा होता है और पागलों की तरह हंस रहा होता है कि आखिर उसने कमरे को हरा दिया। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें माइक का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जिससे पता चलता है कि वो उस आग से जिंदा नहीं बच पाया। लिली वहाँ एक जज्बाती स्पीच देती है और कहती है कि माइक और केटी आखिरकार अब किसी और दुनिया में एक साथ हैं। डॉल्फिन होटल का मैनेजर जेरार्ड वहाँ आता है और माइक का बचा हुआ सामान एक बॉक्स में लिली को देने की कोशिश करता है, लेकिन वो सामान लेने से इनकार कर देती है। कुछ देर बाद जब जेरार्ड अपनी कार में बैठता है तो उसे उस बॉक्स में माइक का वो टैप रिकॉर्डर मिलता है। जब वो उस टैप को प्ले करता है तो उसमें माइक की आखिरी आवाज और साथ ही उसकी बेटी केट की आवाज भी साफ सुनाई देती है। तब अचानक जेरार्ड को अपनी कार के रियर व्यू मिरर में वो छोटी बच्ची दिखाई देती है और जब वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ माइक की बुरी तरह जली हुई आत्मा बैठी होती है। खौफ के मारे जेरार्ड फौरन उस टैप रिकॉर्डर को वापस बॉक्स में फेंकता है और तेजी से अपनी गाड़ी भगाकर वहाँ से निकल जाता है। आखिरी सीन में हमें माइक की आत्मा दिखाई जाती है जो अभी भी उस रूम नंबर 1408 में खड़ी है और अचानक उसे पीछे से केटी की आवाज सुनाई देती है जो उसे डैडी कहकर बुला रही होती है। इसी सीन के साथ इस मूवी का इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना।